आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। गुब्बारे में खूब हवा भरी गई थी। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का वितंडा खूब ताना गया था। जो कभी न एक हुए वो सारे एक होकर ईडी सीबीआई के मनमाने उपयोग वाले विपक्षी गुब्बारे में हवा भरने पहुंचे थे। लेकिन हाय, हवा निकल गई, गुब्बारा फूट गया और 2024 के लिए खड़ा किया गया ड्रामा सारा विपक्षी खुरपेंच पुर्जा पुर्जा अलग हो गया। एक दो नहीं बल्कि 14 विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट गई थीं। विपक्षी दलों की ओर से पेश कांग्रेस नेता और सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि 2013-14 और 21-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। ईडी की ओर से 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है, जिनमें से 95% नेता विपक्षी दलों से है। सीबीआई की 124 जांचों में से 95% से ज्यादा विपक्षी दलों से है। विपक्षी दलों की तरफ से सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजनीतिक विरोध की वैधता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। मतलब उनका इशारा यह था कि राजनीतिक विरोध का खामियाजा विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। इस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से पूछा, क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या नेताओं को इससे अलग रखा जा सकता है? अगर किसी राजनेता पर कोई केस दर्ज होता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए? इसका तर्क संगत जवाब नहीं मिला और विपक्ष की याचिका खारिज हो गई। उच्चतम न्यायालय ने बहुत आदर पूर्वक और सौहार्द के साथ करीब 20 मिनट तक सुना मामला। उन्होंने इस वक्त एंटरटेन करने और आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से मेरिट्स पे, मुद्दे पे कोई भी ऑब्जर्वेशन विरुद्ध नहीं दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम इस वक्त इस व्यापक मुद्दे को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल केस हो या कोई इंडिविजुअल मुद्दा हो तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। अब जरा देखिए कि इस याचिका को जिन 14 दलों ने दायर किया था उनमें मुख्य रूप से कौन कौन से दल थे। तो इसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे समेत 10 और पार्टियां थीं। दरअसल बात सिर्फ एक लाइन की थी, वो ये कि किसी भी तरह करप्शन के मुद्दे पर हो रही जांच या गिरफ्तारी से विपक्ष के नेताओं को इम्यूनिटी यानी सुरक्षा मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई राहत नहीं मिली, बल्कि भद्द पिट गई सो अलग। ये वो तरीका ही गलत था। आपको ये अपोजिशन पार्टी से सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं था। राजनीति पॉलिटिक्स इस तरह नहीं करते। आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया अब ये बोलने के लिए कि देखिए हम तो सही काम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को खारिज कर दिया। राजनीति ऐसा नहीं करते। बीजेपी के खिलाफ ऐसा राजनीति नहीं कर सकते आप, खासतौर से नरेंद्र मोदी जब बीजेपी को लीड कर रहे हैं। विपक्ष के लिए मुद्दा दरअसल नरेंद्र मोदी हैं और उनकी छवि है। बीजेपी दावा करती है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की मोदी नीति ने 2014 के बाद से एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम तैयार किया है और जब कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के करप्ट इकोसिस्टम को टाइट किया गया तो उनकी बेचैनी बढ़ गई। देखिए, भ्रष्टाचार का वैसे भी नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है और भ्रष्टाचारियों का भी। तो दुख तो इस बात का है कि जांच में सहयोग करने की बजाय बहाने बनाकर कोर्ट में मामले को और लटकाने का प्रयास किया जाता है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का अधिकार है जांच करना।
2014 में सत्ता और विपक्ष के बीच खड़ी हुई मोदी की दीवार एक बड़ी चुनौती कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के लिए है और उससे भी बड़ी चिंता यह है कि ये दीवार टूटती ही नहीं। चुनाव दर चुनाव मोदी की लोकप्रियता विपक्षी पार्टियां बैरोमीटर लेकर नापती रही हैं कि कहीं कोई गुंजाइश हो, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। लिहाजा विपक्ष ने अपनी टैक्टिक्स बदली और मोदी की क्लीन छवि पर सवाल उठाने शुरू किए। एंटी मुस्लिम छवि गढ़ने की भी कोशिश विपक्ष की तरफ से होती है। मोदी राज को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया जाता है। ईडी सीबीआई के एक्शन को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। बात इतनी भर नहीं, एक्शन का रिएक्शन भी होता है। प्रेशर टैक्टिक्स तक विपक्ष अपनाता है। जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। तो क्या ये महज संयोग है कि करप्शन में फंसे ज्यादातर विपक्षी नेता और उनकी पार्टी परिवारवाद के आरोपों से घिरती है? फिर चाहे वो कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो, सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर शरद पवार की पार्टी एनसीपी। जो भी हो, पर एक बात तो वक्त के साथ तय होती जा रही है कि 2024 के रण में जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष आगे बढ़कर मोदी को चित्त करने की कोशिश में था, अब उसी मुद्दे पर वो घिर चुका है। खासकर ईडी सीबीआई की जांच और गिरफ्तारियों से बेचैन विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने से मिले जवाब के बाद। लेकिन विपक्ष प्रेशर टैक्टिक्स आजमा रहा है। तेलंगाना में सियासी उबाल तेज है। वजह है बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय की गिरफ्तारी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी मीडिया सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर केसीआर सरकार को आगाह किया। उन्होंने लिखा, तेलंगाना पुलिस ने आधी रात को की गई एक कार्रवाई में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को माध्यमिक विद्यालय के पेपर लीक मामले में शामिल होने के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया है। केसीआर के लिए यह अच्छा नहीं होगा। दरअसल केसीआर दो वजहों से बीजेपी से चिढ़े हुए हैं। एक, 2023 में बीजेपी का फोकस पूरी तरह से तेलंगाना पर है। कर्नाटक के साथ ही तेलंगाना को दक्षिण में एंट्री का अहम पॉइंट बीजेपी मानती है। और दूसरा, दिल्ली के शराब घोटाला मामले में केसीआर की बेटी के कविता पर कसता शिकंजा। जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। करप्शन के मुद्दे पर मोदी का विजन और वर्जन दोनों स्पष्ट है और तेलंगाना में भी मुमकिन है 8 मार्च को होने वाले अपने दौरे पर मोदी इस बात का जिक्र करें। मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अलग अलग रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और बाद में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा करेंगे। और बीजेपी का यही फोकस केसीआर को बेचैन कर रहा है, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी एक बड़ी चुनौती के तौर पर केसीआर की बीआरएस के सामने खड़ी हो चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में
बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 20% हो गया, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में करीब 7% का था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 21 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई और कुल 119 विधानसभा सीटों में से 22 क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रही। दूसरे शब्दों में कहें तो 6 महीने पहले दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनावों की तुलना में पार्टी के वोट शेयर में करीब 13% अंकों का प्रभावशाली सकारात्मक उछाल दर्ज हुआ। और इसमें कोई शक नहीं कि महज 6 महीनों में बीजेपी के वोट प्रतिशत में इतने तगड़े उछाल के पीछे मोदी लहर एक बड़ी वजह है। अपने तेलंगाना मिशन पर सियासत में परिवारवाद के खिलाफ मोदी हमेशा सीधे हमले केसीआर पर करते हैं और ये चोट जमीन पर बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकती है। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार साम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर अटैक और विकासवाद, राष्ट्रवाद के मंत्र के साथ मोदी मिशन तेलंगाना को सिद्ध करने में लगे हैं। वैसे भी करप्शन के मुद्दे पर एक्शन लेने को लेकर पीएम मोदी एक दिन पहले ही खुलकर बोल चुके हैं और ये संदेश सिर्फ हिंदी बेल्ट के लिए नहीं है बल्कि दक्षिण के राज्यों के लिए भी है। हमारी एकता और भाईचारे पर, हमारे आर्थिक हितों पर, हमारे संस्थानों पर भी नित्य प्रतिदिन प्रहार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर मोदी के खिलाफ चलाए जाने वाले हर एक नैरेटिव खुद ब खुद टूटते हैं तो इसके पीछे बड़ी वजह है पीएम मोदी का वो राष्ट्रवादी सूत्र जो जोड़ने में यकीन करता है। तभी तो पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी ने पीएम मोदी के साथ संवाद में एक मिथ टूटने की बात कही। जरा सुनिए। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद वो खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है हमको नहीं देती। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मोदी को जानते हैं वो इसे बखूबी मानते हैं कि मोदी के लिए खींची गई विपक्ष की लाइन अलग है और जनता का परसेप्शन अलग। और यही बात ईडी सीबीआई पर ताने गए प्रोपेगेंडा पर भी सच साबित होती दिखी है। सच यह है कि करप्शन और पॉलिटिकल डायनेस्टी के डबल मंत्र को बीजेपी सिद्ध कर इससे विपक्ष को काउंटर करने में लगी है। रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई के मनमाने उपयोग का शोर उठाकर मोदी को घेरने में लगे विपक्ष की भद्द पिटने से पूरी हो चुकी है। अब सवाल यही है कि विपक्ष का आगे का कदम क्या होगा। फिलहाल तो बीजेपी को करप्शन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने और चित्त करने का एक और टूल विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए पकड़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।